स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपकी एंकर के खजानिया सुलो। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 18 सितंबर से शुरू होने वाले पहले चरण के मतदान के साथ शुरू हो गए हैं। कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटों समेत 24 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुल 486 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जबकि 415 नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने के बाद शेष रह गए। इसके बाद के चरणों के लिए मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने अपनी पार्टी की संभावनाओं के बारे में आशावाद व्यक्त किया है, जबकि भाजपा उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर शांतिपूर्ण मतदान की रिपोर्ट की है। अभी हम जुड़ेंगे हमारे जम्मू और कश्मीर के कॉरेस्पॉन्डेंट राव राठौर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। राव, हेलो राव जी, आपको सुनाई दे रहा है? जी राव, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के पोलिंग चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पोलिंग की स्थिति कैसी है वहाँ और सब कुछ कैसा चल रहा है। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर की पोलिंग के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज सुबह 7 बजे से ही पोलिंग शुरू हुई है और अभी तक जो आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं कि 50% के करीब पोलिंग यहाँ पर जो पोलिंग है वो वोटरान मतदान उन्होंने किया है। और अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की तो लगातार सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिली है। चाहे हम अनंतनाग की बात करेंगे या कुलगाम की बात करेंगे तो काफी सारे वोटरान जो है वो आज सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकले और उन्होंने अपने वोट का मतदान किया और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के हक में उन्होंने वोट डाले हैं। जी, आज से फर्स्ट फेज शुरू हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर आने वाले थे। इसको लेकर लोगों का मूड कैसा है? जी राव जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, टेक्निकल इशू की वजह से शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गया होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि आज से फर्स्ट फेज शुरू हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीनगर आने वाले थे। इसको लेकर लोगों का मूड कैसा है? जी मैम, आपको ये भी बताता चलूं कि लगातार अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। चाहे हम राहुल गांधी की बात करेंगे या दूसरे लीडरान की बात करेंगे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वोटरान से अपील की कि वो कांग्रेस के हक में वोट डाले। तो अगर आज की बात करेंगे तो भाजपा के भी कैंडिडेट यहाँ उतर मैदान में है, तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पीएम नरेंद्र मोदी जी है
वो जम्मू और कश्मीर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी तरफ वोटरान को राग़िब करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हक में वो वोट डाले। अगर दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि अब की बात जो होगा जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन स्थिति यहाँ तब देखने को जब 8 तारीख को सामने जो नताइज है वो सामने आएंगे, तब 8 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, क्या गठबंधन सरकार बनेगी, क्या भाजपा की सरकार बनेगी। ये तो आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा। जी मैम। जी रऊफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एआईपी के बीच लगातार आदान प्रदान जारी है, तो इस सब में इंजीनियर राशिद के पोल कैंपेनिंग में भागीदारी एआईपी को किस तरीके से मदद करेगा? जी मैम, ये भी आपको बताता चलूं कि एक तरफ इंजीनियर रशीद की पार्टी है एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी, और दूसरी तरफ वहां पर मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो जाहिर सी बात है, जब से इंजीनियर रशीद जेल से उनको जमानत मिली है तो उन्होंने बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाई है, और जाहिर सी बात है उनको काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन अभी हम ये तय नहीं करेंगे कि उस सीट पर कौन जीतेगा, ये तो पता नहीं होगा। ये खाली हम बता सकते हैं कि 8 तारीख को पता चलेगा जब नताइज सामने आएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लगातार जो अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक की बात करेंगे, जमात इस्लामी भी इस बार मैदान में उतर चुकी है, और आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किसके हक में मतलब कौन वोट डालेगा। ये तो मैंने पहले ही आपको कहा कि 8 तारीख को पता चलेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इंजीनियर रशीद की जहां आपने बात की, मैं आपको बताऊं कि उनकी फेट जो है काफी आगे आ रही है, काफी वो मतलब काफी दिख रहे हैं, वो काफी दिख रहे हैं। जी रऊफ, अगर हम जम्मू और कश्मीर के चुनाव के बारे में बात करें तो करीबन 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो रहा है, लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? हाँ, ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लोग ये चाहते हैं कि अमन शांति हो, बेरोजगारी बढ़ती हुई जा रही है। बिजली बिलों की अगर बात करेंगे तो अरूज पर है बिजली बिले, अगर हम पानी की बात करेंगे। लेकिन लोगों को ये भी लगता है कि कुछ पार्टियां इनको बोल रही कि दफा 370 और 35 है हम वापस दिलाएंगे, लेकिन वो तो दूसरी बात है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये तो यूटी बनी हुई है। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सबसे पहले स्टेटहुड वापस चाहते हैं। जी अच्छा रऊफ, आप हमें ये बताइए कि इस बार फिर एनसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन बन चुका है, क्या ये इसका वास्तविक होने का चांसेस कितना है? मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करेंगे तो उनको काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां से कैंडिडेट खड़ा किए वहां पर कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस की। जाहिर सी बात है उनको कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़ा किए तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको सपोर्ट किया, तो वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को काफी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मतदान में ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो लोगों का रुझान किस तरफ होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं। जब वोटर बैलेट बॉक्स तक भी पहुंचता है तब भी किसी को ये पता नहीं चलता है कि किसके हक में ये वोट देगा। लेकिन जाहिर सी बात है सपोर्ट तो दोनों पार्टियों को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपस में जो गठबंधन किया है। तो आने वाले समय अगर उन दोनों की ही सरकार बनती है तो ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों को तय करना है कि वो कौन सी सरकार चुनेंगे। अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे तो लगातार महबूबा मुफ्ती भी अपनी कैंपेनिंग कर रही थी और लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। वहीं पर सीपीआईएम की अगर हम बात करेंगे तो वो उनके खिलाफ वहां पर कुलगाम में जमात इस्लामी मैदान में उतरा है, तो उधर भी काफी कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा। जी आपने बिल्कुल सही बोला। और एक दूसरा प्रश्न जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टोस में जम्मू और कश्मीर की जो ओरिजिनल स्टेटस है उसको रिस्टोर करने की बात भी की है। मैनिफेस्टोस में इसको लेकर क्या कहना है आपका?
उन्होंने पहले ही मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जो जम्मू और कश्मीर का तशख्खुस है, कि अगर हम बात करें, जम्मू और कश्मीर पहले भी स्टेट थी और वो चाहते हैं कि अब भी स्टेट रहे, लेकिन अभी मरकज की तरफ से इस पर मतलब कोई इकदाम नहीं उठाया गया है कि जम्मू और कश्मीर को स्टेट वापस दिया जाए। लेकिन फिलहाल ये तो यूटी है और गवर्नर रूल यहाँ पर अभी भी कायम है, लेकिन जब तक मतदान होंगे तो मतदान के बाद ही सामने नतायज आएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन फिर भी मैनिफेस्टो में उन्होंने पावर का जिक्र किया है, बिजली का जिक्र किया है और दूसरी चीजों का जिक्र किया है, तो लोगों को ये समझ आ रहा है कि चाहे दफा 370-35 की बात करेंगे, लगातार लोग यही सोच रहे हैं कि वो हमें वापस मिलेगा। जी रावत, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लोगों को उनके अधिकारों से कैसे वंचित किया गया? जी, लोग तो काफी निराश हो रहे हैं। जब से दफा 370-35 से यहाँ पर खत्म किया गया तो लोग काफी निराश है। लोगों के जहन में यही है कि वो हमारा तशख्खुस था, वो हमारी पहचान थी, जब उसे भी भाजपा सरकार की जानिब से मतलब लौटा गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब लोग चाहते हैं कि उन्हें 370 और 35 से वापस मिले, और साथ साथ ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर का था, इसे यूटी में बदल दिया गया, उसे भी वापस लिया जाए। और मेन स्ट्रीम पार्टियां भी लगातार यही बात कर रही है कि हमें जो स्टेटहुड है सबसे पहले वापस दिया जाए, और जो दफा 370-35 से यहाँ से 5 अगस्त 2019 को हटाया गया उसे भी वापस किया जाए। लगातार कोशिशें यही जारी है। जो मेन स्ट्रीम पार्टियां यहाँ पर है, चाहे हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, लगातार उनके बड़े बड़े नेता जो है उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद भी यही बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को ये 3 चीजें वापस मिलनी चाहिए। जी अच्छा रऊफ, भाजपा ने कहा है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 375A कभी वापस नहीं आएंगे, जबकि कुछ दलों ने अपने मैनिफेस्टो में इस बारे में उल्लेख किया है कि इस मुद्दे पर जनता की आम धारणा क्या है? देखिए, जनता की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कई जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं और उनके साथ भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तो मैंने पहले आपसे कहा कि ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि सरकार पहले किसकी बनेगी, और फिर वो तय करेंगे क्या दफा 370-35 के खातिर वो लड़ेंगे या नहीं। वो लेकिन मैनिफेस्टो में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया है कि दफा 370 और 35 को हम वापस लाएंगे। तो पिछले दिनों की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला से हमने बात की तो जब उनसे पूछा गया कि दफा 370 और 35 से जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके बदले उमर अब्दुल्ला ने ये साफ जवाब दिया है कि ये किसी खुदा ने तो बात नहीं की, अलबत्ता ये इंसान की बात है, ये हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जी अच्छा राव, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है, जिसमें भाजपा एकीकरण और विकास के अखंडियों को बढ़ावा दे रही है। इस कदम ने विभिन्न जनसंख्या के बीच समर्थन और विरोध दोनों उत्पन्न किए हैं, जिसमें आपका क्या कहना है? जी मैम, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जो दफा 370 और 35A था, ये तो जम्मू और कश्मीर का तशख्खुस था। तशख्खुस के हवाले से अगर हम बात करें कि 2019 5 अगस्त को इसे जम्मू और कश्मीर से हटाया गया, ये भाजपा जो है बड़ी कामयाबी इसको करार दे रही है। और भाजपा की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में उनके साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इसे निराश भी हैं और कुछ लोग इसे खुश भी है। जो वादी की अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, तो यहाँ पर लोग इसे नाखुश हैं, और अगर जम्मू की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो इसे खुश है। ये तो समय समय में चलता रहता है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसे रखा गया था, लेकिन वहां भी सही ये साथ में जवाब मिला कि जो दफा 370 और 35 था वो आरजी था। लेकिन अब जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही है और लोगों से ये कह रही है कि दफा 370 और 35 के हवाले से हम लगातार कोशिश करेंगे, जो है जारी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अवलीन तरजीह इन्होंने दी है वो इन्होंने स्टेटहुड के हवाले से दी है कि जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर का उसे वापस दिया जाए और यूटी में जो है इसे तब्दील किया गया था उसे फिर से हटाया जाए और इसे लगातार रियासत बनाई जाए। शुक्रिया रौफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अब इसी तरह हमें अपडेट्स देते रहिए। दूसरी खबर की ओर चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से लाव जिहाद का एक और कथित मामला सामने आया है। खबर है कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक ने दिल्ली की एक महिला का कथित तौर पर 3 साल तक यौन शोषण किया और उसका धर्म परिवर्तन करिए मुजफ्फरनगर के युवक की पहचान आदिल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला का यौन शोषण उन्होंने किया और महिला ने मुजफ्फरनगर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी आरोप है कि आरोपी ने महिला को उसकी अश्लील तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी दी। इसके अलावा वो कथित तौर पर गर्भवती हो गई, लेकिन आदिल ने उसे दिल्ली से बुदाना ले आया, जहां उसने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। कल दिनांक 16 सितंबर को थाना बुढ़ाना पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी। पीड़िता जो हैं दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था। इसी बीच एक बुढ़ाना का रहने वाला युवक आदिल, वो उस महिला को 2021 में दिल्ली में मिलता है। अपने आप को अपना नाम वो एक आयुष गुज्जर इसमें अपने आप को अपना नाम बताता है और नाम बताकर अपने आप को वकील बताता है। उसको उसके पति के साथ चल रहे विवाद में हेल्प करने के लिए उसको झांसा देता है और लगभग 3 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है। पिछले वर्ष महिला को एक ज्ञात भी हो गया था कि उसका असली नाम आदिल है, वो मुस्लिम है और वो पहले से शादीशुदा है। उनका आपस में कुछ विवाद भी हुआ, जिसके बाद भी उनके आपस में उसने उसके साथ रिलेशन बनाए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग जो है थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध बहुत सख्त इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। ये आरोप है। हर जो भी इसमें सुसंगत धाराएं सब में इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हर बिंदु की इसमें बहुत गहनता से इसमें जांच होगी और बहुत सख्त इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेन जो अभियुक्त आदिल है वो नामजद है और उसकी जो पत्नी है वो भी इसमें नामजद है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।